अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हब्बब इलैना al-ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिना व कररह इलैना al-कुफ़्र वल-फ़ुसूक़ वल-इस्यान व जअलना मिनर राशिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइस लियुतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आख़िरु कलामिहि ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामीन, गुज़िश्ता जुमा साल 2020 और उस दौरान उस अरसे में जो हालात पूरी दुनिया के इंसानों और मुसलमानों पर, बिलखुसूस हमारे मुल्क के मुसलमानों पर जो हालात आए, उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू चल रही थी। उसी में से एक चीज़ हमारे सामने खुलकर ये आई कि बहुत सारे हालात अब तक हमारे इस मुल्क में बिलखुसूस 2014 के बाद मुसलमानों पर बहुत सारे हालात आए हैं। बहुत सारी कोशिशें की गईं मुसलमानों की हिम्मत को पस्त करने के लिए, मुसलमानों के इरादे में तज़ब्ज़ुब पैदा करने के लिए, और हर तरह से मुसलमानों पर जुल्म व सितम, ज़्यादती और उनके जज्बात को उभारने और भड़काने की कोशिशें की गई हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान 2014 से अब तक मुसलमानों का हुआ है। शायद यूँ कहा जाए तो भी मुबालगा न होगा, आज़ादी के बाद से 2014 तक उतना नुकसान मुसलमानों का नहीं हुआ जितना 2014 से 2020 तक तकरीबन 6 सालों में मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई गई है। लेकिन इन तमाम हालात में, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे वो कश्मीरियों पर जुल्म व सितम का मामला हो, चाहे वो NRC CAA को लागू करने का मसला हो, या फिर कॉमन सिविल कोड को जारी करने की फ़िक्रें और तदबीरें हों, इन तमाम चीज़ों से मुसलमानों को नुकसान हुआ है। मुसलमानों में एक उलझन, एक डर की कैफियत पैदा हुई है। इसके बावजूद उलमा फरमाते हैं कि इन तमाम चीज़ों में NRC CAA, बाबरी मस्जिद, आर्टिकल 370, कॉमन सिविल कोड, इन तमाम चीज़ों से मुसलमानों को नुकसान तो हुआ, गम तो पहुंचा, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हिंदुस्तान में इस्लाम का वजूद बाकी रहेगा। बाबरी मस्जिद की जगह लाखों मस्जिदें बन गईं।
एनआरसी से दूसरे नंबर का शहरी बन जाएगा लेकिन मुसलमान तो रहेगा। तो इन तमाम चीजों से तकलीफ तो बहुत हुई है लेकिन इस्लाम तो बाकी रहेगा। लेकिन 2020 में एक कोशिश इन फिरका परस्तों की तरफ से ऐसी हुई जिससे आइंदा चंद सालों में इस्लाम का वजूद खतरे में आ चुका है। इस्लाम की बका तज़ब्ज़ुब में पड़ जाएगी अगर अभी से हमने उसकी फिक्र न की तो। वो साजिश क्या है, वो मसला क्या है? वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि इसके जरिए से आइंदा ऐसे हालात पैदा होंगे। हो सकता है कि आज बहुत सारे मुसलमानों को, बहुत सारे सेकुलर लोगों को इस पॉलिसी का खतरा महसूस नहीं हो रहा है। मुल्क में बहुत सारे मुसलमान दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे अफराद हैं, एडवोकेट्स हैं, उन्होंने इस पॉलिसी को पढ़ा है लेकिन अभी उन्हें खतरा महसूस नहीं हो रहा है। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे मजहब के सेकुलर लोग हैं जिन्होंने भी इस पॉलिसी को पढ़ा और इसके 60 सफ़हात पर जो मुश्तमिल तकरीबन जो है पॉलिसी है, इसके बारे में गौर फिक्र किया। बहुत सारे दानिश्वर, पढ़े लिखे सेकुलर लोगों को भी इसका खतरा अभी महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए कि इस पॉलिसी के दो चेहरे हैं, दो रुख हैं। जैसे कि सिक्के और कॉइन के दो रुख होते हैं, दो चेहरे होते हैं। जब आदमी एक चेहरे को देखता है, कॉइन के एक रुख को देखता है, तो दूसरा चेहरा पीछे हो जाता है। जब आदमी सिर्फ सामने देखेगा, कॉइन के सामने वाले चेहरे को देखेगा, तो पीछे का चेहरा नजर नहीं आएगा। जैसे कॉइन के दो चेहरे होते हैं, इसी तरह इस पॉलिसी के भी दो चेहरे हैं। इसे लाया ही गया उन बुनियादों के लिए, लेकिन अभी बहुत सारों को उसका दूसरा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उस दूसरे चेहरे को देखने की जरूरत है जो इतना खतरनाक है और ऐसी जो है बहुत हल्के अंदाज में, पोशीदा अंदाज में, ऐसी तरतीब से उस पॉलिसी को बनाया गया है कि आइंदा चंद सालों में कि मुसलमान के बच्चे इस्लाम से नफरत करेंगे। ये होगा, आज हो रहा है। अब तक क्या हो रहा था कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट को जा रहे थे, हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे थे और उनका सिलेबस पढ़कर, हमारे बच्चे स्कूलों में जाकर उनका सिलेबस पढ़कर गुनहगार होकर वापिस आ रहे थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी चीजें डाली गई हैं कि अगर हमने गौर नहीं किया तो आइंदा हमारी नस्ल जो उन चीजों को पढ़ेगी गवर्नमेंट के स्कूलों में, वो सिर्फ गुनहगार बनकर नहीं लौटेगी, कुफ्र पर लौटेगी। ये बहुत ज्यादा अहम मसला है इस वक्त का कि हम मुसलमानों को इसकी फिक्र करने की जरूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसके अंदर क्या चीजें हैं? पहले की हमारी एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तरमीम नहीं हुआ, एडिशन नहीं हुआ है, बल्कि नए से एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है, नए से पॉलिसी उसका मुसवदा तैयार किया गया है। ये सब मालूम करने की जरूरत है। लेकिन आज हमारे सामने कोई मसला ही नहीं है।
हमारे सामने हमारे ही भाइयों पर, रिश्तेदारों में, खानदानों में लड़ाई से हमें फुर्सत नहीं है। हमारे मुआशरे में तलाक और खुला वरासत के बातों से निकलकर मुल्क में इस्लाम को मिटाने की क्या साजिशें हो रही है, इसको सोचने की फिक्र नहीं है। हमारे सामने कई मुसलमान मुर्तद होकर दुनिया से जा रहे हैं, उसके लिए तदबीर अमल में लाने की फिक्र नहीं हो रही है। बस हम तो अपनी जिंदगी में कि मेरा कारोबार कैसे बढ़ जाए, चाहे सच बोलकर, झूठ बोलकर, नापतोल में कमी करके, हलाल व हराम, मेरा माल बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी प्रॉपर्टी बन जाए। आपसी झगड़ों में, इसी में हम उलझे हुए हैं और पॉलिसी बनाने वालों ने पॉलिसी बना दी। कब बनी, कैसे बनी, इसके पीछे क्या सोच है, यह हमें मालूम ही नहीं है। 2014 के बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं। मिसाल के तौर पर CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसकी मुखालिफत मुसलमानों ने क्यों की? वजह यही थी कि आजादी के बाद 1947 के बाद जब हमारा जो है कानून बना, हमारे जो है संविधान बना, तो उसके बाद कई मर्तबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में तब्दीली हुई है, एडिशन हुआ है, तरमीम हुई है, कमी और ज्यादती हुई है। लेकिन इससे पहले, CAA को लाने से पहले जो है जितनी मर्तबा तब्दीलियां हुई हैं, वो तमाम तब्दीलियां एक बुनियाद पर हुई थी कि हमारा मुल्क सेकुलर है। कई मर्तबा तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन बुनियाद क्या थी कि हमारा मुल्क सेकुलर है। हर माइनॉरिटी, हर अकाई, हर मजहब वाले को अपने मजहब पर अमल करने और दावत देने की इजाजत है। इस सोच के साथ आर्टिकल 24 और दीगर आर्टिकलों को सामने रखकर हमेशा हर पॉलिसी में चेंजेस लाए गए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी ऐसा ही था, लेकिन इस मर्तबा जो चेंजेस लाए गए वो सेकुलर की बुनियादों को और उसकी जड़ों को हिला दिया गया। लिहाजा मुसलमान जाग गए, माइनॉरिटीज वाले जाग गए और उसकी मुखालिफत की। तो बिल्कुल इसी तरह एजुकेशन पॉलिसी में इससे पहले बहुत मर्तबा तब्दीलियां हुई हैं, चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन अब तक जो है 2005 तक जितनी मर्तबा भी एजुकेशन पॉलिसियों में तब्दीलियां हुई हैं, उसकी बुनियाद सेकुलर थी। हर मजहब वाले को सामने रखकर वो तब्दीलियां की गई थी और किसी एक मजहब को प्रमोट नहीं किया जा रहा था। किसी एक मजहब को हमारे एजुकेशन पॉलिसी के जरिए प्रमोट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि यह हमारा मुल्क सेकुलर है। सबसे पहले 1952 में एजुकेशन पॉलिसी बनी, जिसकी असल बुनियाद ही सेकुलर थी। असल बुनियाद ही क्या थी? सेकुलर थी। फिर उसके बाद 1968 में उस एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट हुआ इंदिरा गांधी के जमाने में। 1968 में उस एजुकेशन पॉलिसी में अमेंडमेंट हुआ 1968 में इंदिरा गांधी के जमाने में। इसमें जो है कुछ इंप्रूवमेंट्स लाए गए, कुछ कमियों को सुधारा गया। यह पहली मर्तबा अमेंडमेंट था। फिर उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के जमाने में इस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां लाई गई। जो पहले तब्दीली लाई गई उसमें ज्यादा कोई बात नहीं थी। शुरू से जो निजाम चल रहा था उसी में एक ये था कि जो है बच्चा 6 साल से 14 साल की उम्र तक तालीम हासिल करे। लेकिन 1986 में कुछ तब्दीलियां हुई। उसमें क्या था?
राजीव गांधी के ज़माने में 1986 में जो तब्दीलियां लाई गई हैं, उसमें एक बड़ी तब्दीली ये लाई गई थी, माइनॉरिटीज के एजुकेशन पर फोकस किया गया था। उस पॉलिसी में 86 में इस बात पर खास तवज्जो डाली गई कि जो माइनॉरिटीज हैं, एससी एसटी वगैरह है, इनको एजुकेशन में आगे बढ़ाया जाए और इनके लिए स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया गया 1986 में कि किसी तरह से हमारे मुल्क के माइनॉरिटीज भी तालीम में, एजुकेशन में आगे रहें, मेजॉरिटी से कंधा मिलाकर खड़े रहे, माइनॉरिटीज पीछे ना रहें। 86 में जो है माइनॉरिटीज को जो है बहुत साले जो है फोकस करते हुए स्कॉलरशिप को इंट्रोड्यूस किया गया। और दूसरा एक अहम काम इस 86 की एजुकेशन पॉलिसी के अमेंडमेंट में यह हुआ, अडल्ट एजुकेशन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। यानी अगर कोई बच्चा स्कूल पढ़ते पढ़ते ड्रॉप आउट हो जाए, कोई बच्चा स्कूल पढ़ते पढ़ते किसी वजह से दरमियान में स्कूल छोड़ दे, अब वो जवान हो गया, बड़ी उम्र को पहुंच गया, अब उसके हालात दुरुस्त हो गए, अब उसके दिल में तमन्ना है कि मैं फिर अपनी तालीम मुकम्मल करूं। स्कूल में दरमियान में छोड़ चुका था, अब उम्र ज्यादा हो गई, जवान हो गया, अडल्ट हो गया, अब उसके दिल में ख्वाहिश है कि मैं जो है तालीम मुकम्मल करूं। तो 1986 की इस पॉलिसी में अडल्ट एजुकेशन को फोकस करते हुए कि अगर कोई ऐसा नौजवान तालीम हासिल करना चाहे तो वो अपनी उम्र के हिसाब से ओपन यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम मुकम्मल कर सकता है, ओपन यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम मुकम्मल कर सकता है। तो इसी में 1986 में इग्नो को इंट्रोड्यूस किया गया। इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इग्नो ओपन जो है यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस किया गया कि अडल्ट, बालिग और बड़ी उम्र वाला भी तालीम हासिल कर सके। तो 86 में ये दो तब्दीलियां हुई हैं, एक तो माइनॉरिटीज को फोकस किया गया, दूसरा जवानों को फोकस किया गया। फिर उसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के ज़माने में कुछ तब्दीलियां हुई, लेकिन कोई ख़ास बड़ी तब्दीली उस ज़माने में 92 में नहीं हुई। फिर उसके बाद जो मरहला आया 2005 डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में, 2005 में एजुकेशन के सिस्टम में कुछ तब्दीलियां हुई। CCE के नाम पर जो इंट्रोड्यूस किया गया, कंटिन्यूअस कंपल्सिव जो है इवैल्यूएशन सिस्टम लाया गया। CCE जो स्कूल से रिलेटेड जो है टीचर्स हों, एडवोकेट्स हों, वो हजरत जानते हैं कि CCE को जो जारी किया गया वो 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में किया गया। और उसी के साथ फार्मेस्टिव असिस्टेंट्स, सेमेस्टिव असिस्टेंट, SAFA का जो सेमेस्टर वाइज से जो सिस्टम है, ये भी 2005 में जो है मनमोहन सिंह के ज़माने में तरमीम किया गया एजुकेशन पॉलिसी में। तो ये तरमीमात हुई हैं, 68 में हुई, 86 में हुई, 92 में हुई, फिर उसके बाद 2005 में एजुकेशन जो है सिस्टम में तब्दीलियां हुई हैं। लेकिन 2005 तक, 1952 से लेकर 2005 तक, इतने सालों में जो भी तब्दीली और चेंजेस हुए, बुनियाद और बेसिक क्या था? सेकुलर था। कि हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में, गवर्नमेंट के सिलेबस में, स्टेट सिलेबस में किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा, इसी के मुताबिक चल रहा था। 2014 के इलेक्शंस में मैनिफेस्टो में बीजेपी ने इन चीज़ों को जो है शामिल किया था कि अगर हम जीत कर आएंगे तो फला काम करेंगे। उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी शामिल थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को
तब्दील करने की बात जो है 2014 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में लाई गई। फिर जब उनकी सरकार बनी, जब वो हुकूमत पर आए और ओहदे पर जो है उन्होंने, अल्लाह ने उन्हें बिठाया, तो उन्होंने अपने वादे एक एक करके पूरा करना शुरू किया। लिहाजा 2015 में कैबिनेट सेक्रेटरी सुब्रमण्यम को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप एक टीम बनाएं। 2015 में जय सुब्रमण्यम को एक टीम बनाने को कहा गया कि आप एक टीम बनाएं और एजुकेशन पॉलिसी को गौर करें कि इसमें क्या एडिशन किया जा सकता है। अब चूंकि तमाम जो है लोग उसी सोच से जुड़े हुए थे, उसी जो है तर्ज से उनकी फिक्रें थी और उसी मेंटेलिटी के लोगों को काम सौंपा जा रहा था, सेकुलर लोगों को काम नहीं सौंपा जा रहा था। लिहाजा जब सुब्रमण्यम को यह काम सौंपा गया 2015 में, तो 2016 में इन्होंने अमेंडमेंट के बारे में अपनी रिपोर्ट नहीं दी, बल्कि 2016 में इन्होंने ये रिपोर्ट दी, ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी कमी है, इसे अमेंडमेंट करने से काम नहीं होगा, बल्कि नए से एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करनी चाहिए। 2016 में उन्होंने, सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट क्या सबमिट की कि इसमें एडिशन, करेक्शन और एक्सचेंज नहीं किया जाएगा, बल्कि बेहतर है कि इसे जो है नए से ड्राफ्ट किया जाए। चलो 50 साल तकरीबन गुजर गए, डेवलपमेंट को सामने रखकर, इनोवेटिव को सामने रखकर अगर जो है चेंजेस की बात की जाए तो बहुत अच्छी बात थी। तो बहरहाल उस 2016 में इनकी रिपोर्ट को सामने रखकर जो है ये फैसला किया गया कि जो है नए से एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट की जाएगी। नए से एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए जो है उसकी तैयारियां शुरू की गई। अब वो जिम्मेदारी जो है नए से जो है एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए 24 जून 2017 को नए से एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, उनको जो है चेयरमैन बनाया गया और उनके साथ एक टीम बनाई गई 2017 24 जून को कि ये जो है नए से एजुकेशन पॉलिसी बनाए। अब इन्होंने 2017 में जब इनको जिम्मेदारी दी गई एजुकेशन पॉलिसी की, तो एक साल के बाद तकरीबन 2018 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और उनकी टीम ने मिलकर 448 पेजिस पर, 448 पेजिस पर मुश्तमिल एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पेश की। एक बहुत ही ज्यादा ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जिसमें फिरका परस्तों की साजिशों को बहुत खूबी से, छुपे हुए अंदाज से उसमें शामिल कर लिया गया। 2018 को उसे इंट्रोड्यूस किया गया। उस वक्त बहुत सारे उलमा और बहुत सारे कौम और मिल्लत का दर्द रखने वालों ने उस पॉलिसी को पढ़ा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसी चीजें उस पॉलिसी में डाली गई कि अब जो है इस पॉलिसी को अगर लागू किया जाए तो बहुत ज्यादा जो है मुसलमानों का इस मुल्क में नुकसान होगा। ऐसी चीजों को उस पॉलिसी में शामिल किया गया। बहरहाल 2018 को ये पॉलिसी गवर्नमेंट को उन्होंने सबमिट की, तो 2019 में पब्लिक में इसे पब्लिश किया गया सजेशन और ऑब्जेक्शंस के लिए। 31 मई 2019 को पब्लिक के सजेशंस और ऑब्जेक्शंस के लिए इस जो है 448 सफहात की पॉलिसी को जो है क्या किया गया, लोगों के सामने दिया गया कि आप अपनी राय और मशवरा दे सकते। लेकिन अफसोस की बात कि हम मुसलमानों में इसका थोड़ा भी फिक्र नहीं था।
काश के उसी वक्त हम जो एक बड़ी तादाद में इस पॉलिसी के खतरों को समझ जाते और एलिगेशन करते, ऑब्जेक्शन करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पॉलिसी को पब्लिक में डाला गया, 2 लाख से ज्यादा जो है सजेशन और ऑब्जेक्शंस आए, लेकिन इसमें मुसलमानों की तरफ से न सजेशन की कोई मुझे बड़ी तादाद थी, न ऑब्जेक्शन की कोई बड़ी तादाद थी। 2 लाख से ज्यादा उसमें सजेशन और ऑब्जेक्शंस को जो है लोगों ने दिया, लेकिन इसमें हमारा कोई किरदार नहीं था, हम मुसलमानों का कोई किरदार इसमें नहीं था। तो बिल आखिर कोई खास जो है वो 2 लाख सजेशन पर अमल नहीं किया गया। 2019 को जब ये जो है दिया गया तो बहुत सारे सजेशन आए। 2020 की इब्तिदा में कोरोना के हालात शुरू हो गए। जाहिर बात है कि दुनिया का हर मुल्क 2020 में कोरोना, उससे लड़ने और उससे बचने और उसका इलाज करने की कोशिश में लगा हुआ है। और जुलाई का महीना 2020 का पूरी दुनिया में और खुसूसन हमारे मुल्क में 2020 में जुलाई का महीना ऐसा है कि बहुत सारे लोग इस बीमारी से इंतकाल कर गए, लाखों की तादाद में इस बीमारी में मुब्तला हो गए और कई लोग रास्तों में फंसे हुए हैं, कई लोग जो है अपने घरों से दूर है, कई लोग एक गांव से दूसरे गांव को सफर नहीं कर सक रहे, मजदूर पैदल चलते चलते रास्तों में मर गए। कई वाकयात ऐसे आए कि भूख की वजह से मां ने अपने 4 बच्चों को पहले नदी में फेंका, फिर गिर के खुदकुशी कर ली। पूरे मुल्क में हालात है कोरोना के। जुलाई के महीने में, ऐसे महीने में इस हुकूमत को इन मसाइल का सामना करना जरूरी था, लेकिन इन्होंने इन मसाइल को उस बाजू में रखा और 2020 में जुलाई की 29 तारीख को एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई ऑनलाइन और उसमें इस बिल को पास कर दिया। क्या जरूरत थी ऐसी जल्दी की? इतना भी क्या बड़ा मसला था कि ऐसे कोरोना के जमाने में, जबकि कोई आदमी इस बिल के बारे में खुलकर अपनी राय नहीं दे सकता, अपने घर के बाहर आकर रास्ते पे खड़ा नहीं हो सकता, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन ऐसे जमाने में जुलाई के महीने में इन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया, इसलिए कि इनके सामने एक प्लान है, इनके सामने एक मंजिल और एक मकसद है और ये उसकी तरफ दिनों रात मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे जमाने में इन्होंने कैबिनेट में मीटिंग बुलाकर 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP को जो है पास कर दिया। अब ये जो पॉलिसी है, यकीनन अब भी हम सब में बहुत सारों को ऐसा लगता हुआ कि क्या जरूरत है उलमा को ये बातें करने की, क्या जरूरत है, इसमें क्या बुराई है, हमने इसे पढ़ा है, हमने सुना है इसके बारे में, इसमें क्या ऐसी बुराई है, बहुत सारों को लगता होगा। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में किया, बहुत सारों को अभी इसकी खराबियां समझ में नहीं आ रही है। आइंदा चलकर जब नेशनल कैरिकुलम जो है फ्रेमवर्क बनेगा, तब थोड़े लोगों को समझ में आएगा। फिर उसके बाद सिलेबस के हिसाब से बुक्स बनेंगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि इस पॉलिसी में क्या बुराई है। अभी सिर्फ क्या हो रहा है, इसका एक रुख, सिक्के का एक कॉइन दिखाया जा रहा है। लिहाजा बहुत ही ज्यादा गौर करने की जरूरत है, इसके बारे में जानकारी हासिल करने की जरूरत है। चूंकि मशवरे से यह तय हुआ है कि 1:30 बजे बात वक्त पर ख़त्म की जाए, लिहाजा जो है आइंदा जुमा इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने कहने की तौफीक दी तो इस पॉलिसी के फायदे क्या हैं, इस पॉलिसी में अच्छाइयाँ क्या हैं, वो भी बताएंगे। उलमा को किसी से नफरत नहीं है,
हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है इस पॉलिसी से या इस हुकूमत से, बल्कि हम तो जो है इस्लाम और मुसलमानों की बका की फिक्र उलमा करते हैं। लिहाजा आइंदा इस पॉलिसी की खूबियां भी बयान की जाएंगी, मिसाल के तौर पर चंद खूबियां बयान की जाएंगी, और इस पॉलिसी की बुराइयां भी और नुकसान को भी बयान करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस पॉलिसी के जो है इस खुफिया तदबीरों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए, और अब तक हमारा मुल्क जैसे सेकुलर था आइंदा भी सेकुलर रहने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, और आइंदा इन तदबीरों से जो नुकसान हमारी नस्लों का होने वाला है अल्लाह उससे बचने और उससे बचने की तदबीरें करने के अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको जो है वक्त से पहले समझ हासिल करने और अपने उलमा और बड़ों की बातों को मान कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।